हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बैक टू द बेसिक्स। दोस्तों, हमारे चैनल का एक ही लक्ष्य है टू क्रैक यूपीएससी एग्जामिनेशन विदाउट फियर। और इस डर को भगाने के लिए हमें करनी है कड़ी मेहनत। और इसी मेहनत की श्रृंखला में आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं पॉलिटी रिलेटेड एमसीक्यूज़। दोस्तों, ये एमसीक्यूज़ आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। आपके जितने भी गैप्स रह गए, देखो, वी ऑल रीड आवर बुक दैट इज एम लक्ष्मीकांत, और जो भी एनसीईआरटीज हैं, बट हमारे इन्फॉर्मेशन में कुछ ना कुछ गैप्स रह जाता है, या फिर कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशंस रहते हैं जो कि मिस हो जाते हैं। ठीक है, जैसे ये लिंक है, ये लिंक है, ये लिंक है, और बीच में एक मिसिंग लिंक है। इस मिसिंग लिंक को पूरी तरीके से फिल कर सकता है ये एमसीक्यू सीरीज। अगर आप इसके अगला एमसीक्यू वीडियो नहीं भी देखेंगे तो आई विल रिकमेंड यू टू वॉच दिस वीडियो। आप सिर्फ ये एक वीडियो वॉच करो एंड जज फॉर योर सेल्फ इफ इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू और नॉट। दोस्तों, मेरा नाम है आनंद मोहन। मैंने अभी तक यूपीएससी के 3 अटैम्प्ट्स दिए हैं। तीनों में ही प्रीलिम्स मेरा आसानी से क्रैक हो जाने के कारण मैंने ये डिसाइड किया कि मैं भी इस तरह के यूपीएससी एस्पिरेंट्स का हेल्प करूँगा एग्ज़ाम क्रैक करने में। आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इवोल्यूशन ऑफ बजट इन इंडिया। तो जो बजट का इवोल्यूशन है इंडिया में, उसके रिस्पेक्ट में स्टेटमेंट्स पूछे जा रहे हैं। तो पहला स्टेटमेंट ये है कि द सिस्टम ऑफ बजट वाज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ लॉर्ड कैनिंग। तो दोस्तों, ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। लॉर्ड कैनिंग ने ये इंट्रोड्यूस किया था 1860 में। ठीक है, इसके लिए पहले 1859 में वो क्या लेकर आए थे, पोर्टफोलियो सिस्टम। ठीक है, वोटिंग ऑन ए लिमिटेड पोर्शन ऑफ द बजट वाज अलाउड इन द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। दोस्तों, ये स्टेटमेंट आपका गलत है, क्योंकि 1892 वाले एक्ट में अलाउ किया गया था डिस्कशन ऑन द बजट। ठीक है, लेकिन वोटिंग ऑन लिमिटेड पोर्शन ऑफ बजट वो अलाउ किया गया था 1909 में। ठीक है, आपको याद नहीं आ रहा है, डोंट वरी। इस सेशन के एंड होते होते तक एक भी इंफॉर्मेशन ऐसा नहीं रहेगा जो आपको मैं पूरी तरीके से रटा नहीं दूंगा। जस्ट टेक इट फ्रॉम मी एज ए प्रॉमिस, और पूरे सेशन के एंड में मुझे बताना है कि क्या मैंने सच बोला था या झूठ बोला था। तो सेकेंड क्वेश्चन है, स्टेटमेंट है कि वोटिंग ऑन लिमिटेड पोर्शन। तो वोटिंग ऑन लिमिटेड पोर्शन ये अलाउ किया गया था 1909 बजट में, और 1892 में अलाउ किया गया था डिस्कशन ऑन द बजट। फिर थर्ड स्टेटमेंट देखिए, प्रोविंशियल बजट वाज सेपरेटेड फ्रॉम द फेडरल बजट इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है दोस्तों। 1919 वाले एक्ट में दो टाइप के लिस्ट बनाए गए थे आपके, दो टाइप के लिस्ट बनाए गए थे। एक था सेंट्रल लिस्ट और एक था प्रोविंशियल लिस्ट। ठीक है, सेंट्रल लिस्ट पर जो भी काम करना है वो सेंटर करेगा, और प्रोविंशियल लिस्ट पर जो भी काम करना है वो प्रोविंसेस करेंगे। प्रोविंशियल लिस्ट को फिर से सब कैटेगराइज किया गया था। एक था रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स और दूसरा था ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो जो रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स था दोस्तों, उस पर लॉ बनाने का काम सिर्फ गवर्नर प्लस उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल करेगी। गवर्नर प्लस उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल। और जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स था, उस पर जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो इस ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स पर डिसीजन लेंगे। बट हाँ, सारे डिसीजंस आफ्टर ऑल गवर्नर से तो पास होने ही हैं। तो खैर, यहाँ पर 1 एंड 3 इसका राइट आंसर है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। प्लीज डोंट वरी एट ऑल टू ऑल इन्फॉर्मेशन। जो भी मिसिंग लिंक्स है, जो भी आपको लगता होगा कि ये कैसे याद होगा, ये कैसे याद होगा, सब कुछ आपको आज मैं याद करा दूंगा। तो ये देख लीजिए दोस्तों कि 1860 में ये थे आपके लॉर्ड कैनिंग थे, आपके वायसरॉय। ठीक है, और वायसरॉय लॉर्ड कैनिंग के टाइम में क्या क्या हुआ था, रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ था। फिर इंडिया काउंसिल्स एक्ट 1861 आया था, और एक 1858 वाला भी एक्ट आया था। ठीक है, इन्होंने पोर्टफोलियो सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था 1859 में। फिर देखिए 1892 वाले बजट में डिस्कशन अलाउ किया गया था बजट पर। 1909 वाले एक्ट में वोटिंग ऑन लिमिटेड बजट अलाउ किया गया था। प्रोविंशियल बजट को सेपरेट किया गया था फेडरल बजट से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से, जिसको कोई मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म से भी बोलते हैं। इस एक्ट के तहत क्या क्या हुआ था, सब्जेक्ट्स को डिवाइड किया गया था सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स के बीच में। डायरकी इंट्रोड्यूस की गई थी प्रोविंसेस में, यानी दो टाइप के सब्जेक्ट्स, वही रिजर्व सब्जेक्ट्स और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स। ठीक है, और सेंटर में क्या इंट्रोड्यूस किया गया था, बाई कैमरलिज्म।
ठीक है। सेंटर में इंट्रोड्यूस किया गया था बाई कैमरलिज्म। सेपरेट इलेक्टोरेट जो कि 1909 में प्रोवाइड किया गया था मुस्लिम्स को, ठीक है, उसी को एक्सटेंड कर दिया गया था 1919 वाले एक्ट में टू द सिक्स, टू द इंडियन क्रिश्चियंस, टू द एंग्लो इंडियंस एंड टू द यूरोपियंस, ठीक है। उसके अलावा सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन के इस्टेब्लिशमेंट की बात की गई थी और इसको सेटअप किया गया था हालांकि 1926 में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ ली कमीशन, ठीक है। आपको याद नहीं हो रहा, डोंट वरी, सब कुछ आपको याद हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन है द सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये दोस्तों। 1773 के एक्ट में ही ये सुप्रीम कोर्ट का प्रोविजन था, इसको एस्टैब्लिश किया गया था हालांकि 1774 में। और फर्स्ट जज थे इसके एलिजा इम्पे, जो कि वॉरेन हेस्टिंग्स उस टाइम के जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे उनके फ्रेंड भी थे, ठीक है। द जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट वाज आउटलाइंड बाय द पिट्स इंडिया एक्ट। तो दोस्तों ये स्टेटमेंट आपका गलत है। ये जुरिस्डिक्शन जो है आउटलाइन कर दिया गया था एक और एक्ट से 1781 में जो आया था वही। ये जुरिस्डिक्शन आउटलाइन क्यों किया गया था मैं आपको बता देता हूँ कि एक केस था जिसमें किसी पर्सन ने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल यानी कि वॉरेन हेस्टिंग्स के ऊपर कुछ आरोप लगा दिए थे। ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और एलिजा एम्पे ने मिल करके उस बंदे को ही फांसी दिलवा दिया था, ठीक है। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन है उसको आउटलाइन कर दिया गया था 1781 में ही, ठीक है। फिर फेडरल कोर्ट वाज एस्टैब्लिश्ड एज पर द प्रोविजंस ऑफ मोन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। नहीं दोस्तों, जो फेडरल वर्ड है अब ज़्यादातर ध्यान रखिए, जितना भी फेडरल आएगा वो आएगा 1935 वाले एक्ट में, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो थर्ड इज ऑल्सो रॉन्ग। राइट आंसर इज 2 का ए, ऑप्शन नंबर 1, स्टेटमेंट 1 ओनली। देखिए, द फेडरल कोर्ट वाज सेट अप एज पर द प्रोविजंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एंड नॉट 1919। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और करेक्ट स्टेटमेंट्स को पिकअप करिए इसमें से। तो देखिए 1935 एक्ट के बारे में कह रहा है कि द ऑल इंडिया फेडरेशन वाज ऑपरेशनलाइज्ड। इस एक्ट ने एक बात की थी ऑल इंडिया फेडरेशन की, जिसमें ब्रिटिश इंडिया भी होगा और प्लस इंडियन प्रोविंसेस भी होंगे। लेकिन इंडियन प्रोविंसेस के जो राजा थे उन लोगों ने इसको एक्सेप्ट ही नहीं किया, इसलिए ये हालांकि प्रोविजन जरूर था 1935 वाले एक्ट में कि एक ऑल इंडिया फेडरेशन बने, बट ये कभी ऑपरेशनलाइज नहीं हो पाया, ठीक है। इस स्टेटमेंट को जैसे ही आप एलिमिनेट करते हैं, ठीक है, हालांकि एलिमिनेशन में आपको सिखा नहीं रहा हूँ, तो सीधे आपका आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। फिर भी सेकेंड स्टेटमेंट को देखते हैं। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ आरबीआई की बात की थी 1935 वाले एक्ट ने। डायरकी एट द सेंट्रल लेवल वाज ऑपरेशनलाइज्ड। अगेन डायरकी एट द सेंट्रल लेवल वाज रिकमेंड किया गया था कि सेंट्रल लेवल पर डायरकी ले आई जाए, पर ये ऑपरेशनलाइज नहीं हो पाई थी, ठीक है। फिर देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है इसके तहत 3 लिस्ट बनी थी। एक फेडरल लिस्ट, एक बनी थी आपकी प्रोविंशियल लिस्ट और एक बनी थी कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। इसके अलावा जो भी रेजिड्यूअरी पावर्स होंगे वो रहेंगे किसके पास, गवर्नर जनरल के पास, ठीक है। तो फोर्थ स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। फिफ्थ देखिए ग्रेटर पावर्स टू द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ठीक है। तो फिफ्थ के बारे में मैं बताता हूँ आपको, पहले सिक्स्थ देख लेते हैं। सेपरेशन ऑफ बर्मा फ्रॉम इंडिया, तो सिक्स्थ बिल्कुल सही है। बर्मा जो है वो एक इंडियन प्रोविंसेस था 1935 तक, जिसको कि सेपरेट कर दिया गया था इंडिया से 1935 वाले एक्ट में। तो 2, 4 और 6 करेक्ट है। फिफ्थ स्टेटमेंट को देखते हैं दोस्तों हम लोग। ग्रेटर पावर्स टू द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का फॉर्मेशन हुआ है 1858 वाले एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस के आधार पर, ठीक है। और उस टाइम इनको प्रोवाइड किया गया था एक काउंसिल ऑफ इंडिया जिसमें 15 मेंबर्स रहेंगे, ठीक है। तो देखिए ये जो 1935 वाले एक्ट के तहत क्या किया गया कि इस काउंसिल ऑफ इंडिया को ही एबोलिश कर दिया गया और ऐसे ही इनको कुछ ऐसे एडवाइजर्स दे दिए गए, यानी कि अब धीरे धीरे ये पता चल रहा है कि अब ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का ज़्यादा रोल नहीं बचा है, ठीक है। तभी तो ये 15 मेंबर का जो काउंसिल ऑफ इंडिया है उसको ही एबोलिश कर दिया गया। तो रिमेंबर कि 1935 वाले एक्ट ने क्या किया, ये काउंसिल ऑफ इंडिया जो थी, जो कि 1858 वाले एक्ट में फॉर्म की गई थी, उसको एबोलिश कर दिया, ठीक है।
तो 3 का राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 2, 2, 4 एंड 6 ओनली। ठीक है, अगर आपको एक बार में नहीं याद हो रहा है तो डोंट वरी, सब कुछ याद हो जाएगा। इतनी बार इसमें रिपीट होगा अलग अलग तरह से, यू विल नॉट फॉरगेट इवन अ सिंगल पॉइंट। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं दोस्तों। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग चार्टर एक्ट ऑफ 1833। तो 1833 वाले चार्टर एक्ट की बात करें तो सेंट्रलाइजेशन वाज एट इट्स पीक इन द चार्टर एक्ट ऑफ 1833। सो रिमेंबर एनीथिंग, सेंट्रलाइजेशन वर्ड को सुन लीजिए। सेंट्रलाइजेशन की स्टार्ट होती है 1773 वाले एक्ट से। ठीक है, ये पीक पर पहुंच जाता है 1833 वाले एक्ट पर। 1853 वाले एक्ट में के बारे में हम लोग कुछ नहीं कहेंगे। फिर इसके बाद 1861 वाले एक्ट से हम लोग कहेंगे कि डिसेंट्रलाइजेशन बिगिन हो गया है, यानी 1773 से स्टार्ट होता है सेंट्रलाइजेशन, 1833 पर हो जाएगा सेंट्रलाइजेशन का एकदम मैक्सिमम स्ट्रेंथ। 1853 वाले एक्ट के बारे में ज़्यादा कुछ मत कहिए, ना ही सेंट्रलाइजेशन ना डिसेंट्रलाइजेशन। और 1861 वाले एक्ट के बारे में हम लोग कहेंगे कि यहाँ से ये जो ट्रेंड है सेंट्रलाइजेशन का वो रिवर्स होना शुरू हो जाएगा, यानी डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसके बहुत सारे रीजंस हैं जो कि अभी पूरे एमसीक्यू सेशंस में आएंगे, बट जस्ट रिमेंबर दिस कि सेंट्रलाइजेशन वाज एट इट्स पीक इन द चार्टर एक्ट ऑफ 1833। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। सेकेंड देखिए, ओपन सिस्टम ऑफ कॉम्पिटिशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट्स इज बीइंग ऑपरेशनलाइज्ड। दोस्तों इट वाज proposed but it was operationalized by 1853 एक्ट। क्योंकि जब इसको प्रपोज किया गया तो इसको काफ़ी ओपोजिशन का सामना करना पड़ा दोस्तों। ओपन सिस्टम ऑफ कंपटीशन का मतलब सिंपल ये था कि जो इंडियंस हैं वो भी कोवेनेंट सिविल सर्विसेज ऑफ इंडिया में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन इसको काफ़ी ओपोजिशन का सामना करना पड़ा, तो फिर इसको थोड़ा डिले कर दिया गया और 1853 वाले एक्ट के बाद जो है ये अलाउ किया गया। तो सेकेंड स्टेटमेंट तो हो गया आपका रॉन्ग। फोर्थ का राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861। तो 1861 के जो एक्ट है उसके अकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। 4 स्टेटमेंट है तो जाहिर सी बात है कि 3 स्टेटमेंट तो जो है वो करेक्ट है और एक जो है एक स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो देखते हैं, इट मेड द बिगिनिंग ऑफ रिप्रेजेंटेशन बाय एसोसिएशंस ऑफ इंडियंस विद द लॉ मेकिंग प्रोसेस। ये बिल्कुल सही बात है। देखिए 1853 वाले एक्ट में क्या हुआ है, 1853 वाले एक्ट से पहले गवर्नर जनरल के पास होती थी एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल। 1853 से पहले होती थी गवर्नर जनरल के पास एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल। 1853 वाले एक्ट में कहा गया कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल के साथ साथ गवर्नर जनरल के पास होनी चाहिए एक लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, और जिसमें 6 लोग होंगे और इसमें से 6 में से 4 लोग जो आएंगे वो आएंगे आपके प्रोविंशियल लेवल से, उनको रिकमेंड किया जाएगा। ठीक है, गवर्नर्स ऑफ डिफरेंट जो प्रोविंसेस हैं वो उसको रिकमेंड करेंगे, 6 में से 4 मेंबर। फिर 1861 वाले एक्ट में क्या कहा गया कि इसमें से कुछ जो मेंबर्स होंगे ये लेजिस्लेटिव काउंसिल के, उनमें से कुछ मेंबर्स हो सकते हैं इंडियंस। ठीक है, इंडियंस जिसमें कि राजा ऑफ बनारस इत्यादि को ये 1861 वाले एक्ट में जो है नॉमिनेट भी किया गया था गवर्नर जनरल के द्वारा। ठीक है, तो कुछ मेंबर्स इंडियन भी होंगे, यानी लॉ मेकिंग प्रोसेस में इंडियंस को इंक्लूड किया गया। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड देखिए, डिसेंट्रलाइजेशन वाज ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम दिस एक्ट। मैंने आपको पहले ही बोला कि सेंट्रलाइजेशन बिगिन्स इन 1773, सेंट्रलाइजेशन पीक इन 1833, डिसेंट्रलाइजेशन बिगिन इन 1861। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल आपका सही है। फिर देखिए, द सिस्टम ऑफ बजट वाज इंट्रोड्यूस्ड एज पर द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। नो, द सिस्टम ऑफ बजट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड कैनिंग इन 1860 इटसेल्फ। पहले ही ये इंट्रोड्यूस कर दिया गया, तो थर्ड स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है। फोर्थ देखिए, एक्ट गिव्स रिकॉग्निशन टू द पोर्टफोलियो सिस्टम। बिल्कुल सही बात है। पोर्टफोलियो सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड कैनिंग इन 1859। ठीक है, इंट्रोड्यूस कर दिया गया था लॉर्ड कैनिंग के द्वारा 1859 में। ठीक है, और इसको रिकॉग्निशन दे दिया था इस एक्ट ने 1861 ने। देखिए ये थर्ड वाला सी वाला स्टेटमेंट क्यों सही है, क्योंकि ये बोल रहा है सिस्टम ऑफ बजट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय दिस एक्ट। नहीं, इंट्रोड्यूस इसको भी पहले ही कर लिया गया था, भले इसको रिकॉग्नाइज कर लिया इस एक्ट ने, और लेकिन यहाँ पर ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही कहा गया है कि एक्ट गिव्स रिकॉग्निशन टू द पोर्टफोलियो सिस्टम। बिल्कुल, पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस भले हो गया 1859 में ही बाय लॉर्ड कैनिंग, बट इट वाज रिकॉग्नाइज्ड
by this act in 1861. So D is correct. So the only statement here is option number C, which is incorrect. So C is the right answer. दोस्तों चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रिस्पेक्ट टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट. ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बारे में स्टेटमेंट्स हमसे पूछा जा रहा है और यहाँ इनकरेक्ट आइडेंटिफाई करना है. जस्ट कीप इट इन माइंड. स्टेटमेंट नंबर 1 इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 अलाउड नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी एट द प्रोविंशियल लेवल, रिटेनिंग ऑफिशियल मेजोरिटी एट द फेडरल लेवल. तो दोस्तों ये स्टेटमेंट आपका क्या है, ये स्टेटमेंट है इनकरेक्ट. ठीक है, इनफैक्ट ये जो बात कही जा रही है ये कही जा रही है 1909 वाले एक्ट के बारे में. ठीक है, 1909 वाले एक्ट में क्या किया गया कि नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी इसने बनाई रखी प्रोविंशियल लेवल पर और फेडरल लेवल पर इसने ऑफिशियल मेजॉरिटी बनाई रखी. सिंपल सी बात यह है कि जो नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी है इसमें लार्जली इंडियंस हैं और ऑफिशियल मेजॉरिटी का, ऑफिशियल का मतलब क्या है कि लार्जली यूरोपियंस. तो 1909 वाले एक्ट में नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी थी लेकिन वो थी प्रोविंशियल लेवल पर, क्योंकि प्रोविंशियल लेवल पर कोई चीज़ अगर चलो सिर्फ इंडियंस को डिसाइड करने दे भी रहे हैं तो नो प्रॉब्लम, बट जो सेंट्रल लेवल है यानी जो 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 फेडरल लेवल है, यूनियन लेवल जो है, ठीक है, वहाँ पर ऑफिशियल मेजॉरिटी होनी जरूरी थी. तो ये था, लेकिन दिस इज 1909 एक्ट. पहला स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. दूसरा देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 इंट्रोड्यूस्ड डायरेक्ट इलेक्शंस फॉर द फर्स्ट टाइम. नो, इलेक्शंस की बात अगर करें तो मैं आपको कुछ बताता. पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. दूसरे स्टेटमेंट के बारे में देख लेते हैं. इलेक्शंस की बात करते हैं. देखिए, इनडायरेक्ट इलेक्शंस वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1892. Indirect elections was introduced in 1892, but the word election was not mentioned. The word election was not mentioned. ठीक है, the word election was mentioned in 1909, but it was an indirect election. It was an indirect election. ठीक है, word election was mentioned in 1919 act also, and it was the first direct election. ठीक है, तो एटलीस्ट यू हैव टू रिमेंबर ऑल दिस पॉइंट्स. ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 इंट्रोड्यूस डायरेक्ट इलेक्शंस फॉर द फर्स्ट टाइम. इट इज रॉन्ग. 1919 वाले एक्ट ने डायरेक्ट इलेक्शंस फॉर द फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया. सेकंड इज ऑल्सो इनकरेक्ट. तो सिक्स्थ का राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. बोथ 1 and 2 आर इनकरेक्ट. आई क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं दोस्तों. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947. देखिए, अंग्रेज लोग हर बात पे एक्ट बनाते थे, तो इंडिया को इंडिपेंडेंस देने के लिए भी उन्होंने एक एक्ट बनाया जिसका नाम था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट. तो पहला स्टेटमेंट इसमें देखिए, इट एबॉलिश्ड द ऑफिस ऑफ द जनरल, ये गवर्नर जनरल है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड द ब्रिटिश मोनार्क्स राइट टू वीटो बिल्स. देखिए, 1947 के पहले क्या गवर्नर जनरल है? नहीं है. वो क्या है? वाइसरॉय है. तो 1947 वाला एक्ट किसकी ऑफिस को एबोलिश करेगा? वाइसरॉय की ऑफिस को एबोलिश करेगा या गवर्नर जनरल की ऑफिस को एबोलिश करेगा? तो ऑब्वियसली बात है कि ये वाइसरॉय की ऑफिस को एबोलिश करेगा. इनफैक्ट इसने क्या किया कि गवर्नर जनरल का ऑफिस क्रिएट किया फिर से. ठीक है, और बोला कि गवर्नर जनरल जो है वो अपॉइंट किया जाएगा फॉर द टाइम बिंग बाय द किंग ऑफ ब्रिटेन. ठीक है, और हालांकि ये होगा नॉमिनल हेड, यानी जो भी डिसीजन वहाँ की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा लिया जाएगा उसको ये साइन तो करेगा ही करेगा. मतलब इसके पास कोई पावर नहीं है. ये बस कुछ टाइम के लिए गवर्नर जनरल फिर से क्रिएट किया गया, बट वाइसरॉय की ऑफिस को इसने एबोलिश किया, ना कि गवर्नर जनरल की ऑफिस को. तो पहला स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है. दूसरा देखिए, गवर्नर जनरल इन द नेम ऑफ हिज मैजेस्टी हैड फुल पावर्स टू गिव एसेंट टू द बिल्स. हाँ बिल्कुल, बिल्स को एसेंट देने का इसके पास फुल पावर था, डिसेंट वगैरह करने का कोई पावर नहीं था क्योंकि वो नॉमिनल हेड था दोस्तों. इट एबोलिश्ड द ऑफिस ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट. बिल्कुल सही बात है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के ऑफिस को एबोलिश किया गया था 1947 के एक्ट के द्वारा. हालांकि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का जो काउंसिल ऑफ इंडिया था उसको कब एबोलिश किया गया था? काउंसिल ऑफ इंडिया को एबोलिश किया गया था 1935 वाले एक्ट के द्वारा. ठीक है, और उसके बाद इसको दे दिया गया था, काउंसिल ऑफ इंडिया की जगह इसको प्रोवाइड कर दिया गया था कुछ एडवाइजर्स. ठीक है, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हटा करके सेक्रेटरी ऑफ कॉमनवेल्थ. देखिए,
पहला गलत है, दूसरा सही है, तीसरा सही है। तीसरे में जब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की ऑफिस को ख़त्म कर दिया गया 1935 के एक्ट के द्वारा, तो एक नया नया ऑफिस क्रिएट किया गया जिसका नाम था सेक्रेटरी ऑफ कॉमनवेल्थ। ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ कॉमनवेल्थ। तो एनीवेज थर्ड इज करेक्ट, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 2 and 3 ओनली। देखिए इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के क्या क्या प्रोविजंस थे। इंडियन ब्रिटिश रूल मेड इंडिया इनटू ए सोवरेन एंड इंडिपेंडेंट स्टेट। इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन कर दिया गया। और फिर देखिए वायसरॉय के ऑफिस को एबोलिश कर दिया गया। गवर्नर जनरल के ऑफिस को क्रिएट कर दिया गया ईस्ट डोमिनियन के लिए। गवर्नर जनरल को अपॉइंट किया जाएगा ब्रिटिश किंग के द्वारा, लेकिन ये नॉमिनल हेड रहेगा। ठीक है, और काम करेगा ऑन द एडवाइस ऑफ डोमिनियन की कैबिनेट या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। फिर देखिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के ऑफिस को एबोलिश कर दिया गया। ब्रिटिश पैरामाउंसी ओवर द प्रिंसली स्टेट्स को एबोलिश कर दिया गया। फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो कोई भी अपना लॉ बना सकती है। और ब्रिटिश मोनार्क का पावर जो है बिल्स को वीटो करने का वो खत्म हो गया। ठीक है, गवर्नर जनरल को पावर दे दिया गया बिल्स को एसेंट करने का, लेकिन वीटो करने का पावर नहीं था, ये ध्यान रखे रहिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं दोस्तों। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, स्टेटमेंट कौन सा यहाँ पर करेक्ट है ये पूछा जा रहा है आपसे। तो पिट्स इंडिया एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द पेमेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल चार्ज टू द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो देखिए ये बात मैं आपको बता दूं कि जो ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, एक तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, हे प्रभु, देखिए 1773 वाले एक्ट में क्या किया गया कि रिकॉग्नाइज किया कि जो ब्रिटिशर्स हैं यानी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके पास दो टाइप के पावर हैं, एक पॉलिटिकल पावर और एक एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। ये दो पावर्स को रिकॉग्नाइज किया गया। 1884 वाले एक्ट में ये बोला गया कि जो पॉलिटिकल फंक्शन है, पॉलिटिकल यानी रेवेन्यू वगैरह का जो फंक्शन है, ठीक है, उस पर काम करेगा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। और जो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री फंक्शंस है उस पर काम करेगा पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री फंक्शन, इसके लिए काम करेगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, ये 1894 वाले एक्ट में है। और इसके बाद 1773 1784, माफ करिएगा दोस्तों, 1784। ठीक है, और फिर इसके बाद 1784 के बाद जो एक्ट है 1793, उस एक्ट में ये डिसाइड किया गया दोस्तों कि ये जो इनका जो सैलरी वगैरह है, ठीक है, किसका, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का, वो प्रोवाइड की जाएगी फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो इस बात को, ये ऑर्डर आपको याद रखना है। 1773 में ये रिकॉग्नाइज किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के पास पॉलिटिकल फंक्शन है, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है, रेवेन्यू फंक्शन है, मतलब उसके डिफरेंट फंक्शंस को रिकॉग्नाइज किया गया। 1784 वाले में क्या किया गया कि डिफरेंट फंक्शंस के आधार पर दो बॉडी बना दी गई। पहले से ही एक बॉडी थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, उसके अलावा एक नई बॉडी क्रिएट की गई बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो भी रेवेन्यू मैटर के अलावा जो मैटर्स है, पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, मिलिट्री, ये सब मैटर्स को देखेंगे बोर्ड ऑफ कंट्रोल। फिर 1793 वाले एक्ट में बोर्ड ऑफ कंट्रोल के लिए बोला गया कि इनकी जो पेमेंट है वो दी जाएगी अब ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। तो पहला स्टेटमेंट आपका हो गया इनकरेक्ट। दूसरा स्टेटमेंट देखिए, लोकल गवर्नमेंट वाज empowered टू लेवाई टैक्सेस बाय द चार्टर एक्ट ऑफ 1813। ये बिल्कुल सही बात है। लोकल गवर्नमेंट का मतलब है जो अर्बन, ये पहला गलत है, अर्बन लोकल बॉडीज वगैरह जो हो गए वो, क्योंकि अगर उनको कुछ भी लोकल एरिया में फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने हैं तो उसके लिए भी वो लोग फिर टैक्स लेना शुरू कर दिए थे इसी एक्ट के अंतर्गत, चार्टर एक्ट ऑफ 1830 के अंतर्गत। आइए कुछ स्टेटमेंट सी देखते हैं। साइमन कमीशन रिकमेंडेड फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ डायरकी इन द प्रोविंसेस, गलत बात है। प्रोविंसेस में डायरकी यानी रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स ये इंट्रोड्यूस की गई थी 1990 वाले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा। लेकिन जो साइमन कमीशन है इसने बोला था कि ये डायरकी जो है प्रोविंसेस में काम नहीं कर रही है, डायरकी के जगह उसको दे दीजिए रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, यानी जो गवर्नर है शुड बी बाउंड बाय द डिसीजन ऑफ आपका लेजिस्लेटिव असेंबली। हालांकि इसने ये जरूर बोला था कि डायरकी को प्रोविंसेस से हटा करके सेंटर में लगा दीजिए।
ठीक है, इसने ये किया था, रिकमेंड किया था, लेकिन ये रिकमेंडेशन जो है 1935 वाले एक्ट ने मान जरूर लिया था, लेकिन ये ऑपरेशनलाइज नहीं हो पाया था। ठीक है, तो इस तरीके से आपके दिमाग में पूरी तरीके से ये सारी चीज़ें सेट रहनी चाहिए। सी इज इनकरेक्ट। फिर देखिए, रैमसे मैकडोनल्ड वाज कॉल्ड फादर ऑफ द कम्युनल इलेक्टोरेट फॉर द कम्युनल अवार्ड ऑफ 1932। कम्युनल अवार्ड ऑफ 1932 क्या है? ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स है वो डिप्रेस्ड क्लासेस को भी प्रोवाइड कर दिया था, डिप्रेस्ड क्लासेस को भी प्रोवाइड कर दिया था बी आर अम्बेडकर के परसुएशन पर। लेकिन इस कारण से रैमसे मैकडोनल्ड को फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट नहीं कहा जाता है। फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट इनफैक्ट कहा जाता है लॉर्ड मिंटो को, लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट, क्योंकि लॉर्ड मिंटो ने प्रोवाइड किया था सेपरेट इलेक्टोरेट टू द मुस्लिम्स। ठीक है, इसीलिए लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है फादर ऑफ द कम्युनल इलेक्टोरेट। तो डी इज ऑल्सो इनकरेक्ट। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों आपका? स्टेटमेंट नंबर बी। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। विथ रेफरेंस टू इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, अगेन इस एक्ट के बारे में हम लोग सब कुछ लगभग जान चुके हैं। स्टेटमेंट्स हम लोग को देखना है कि कौन कौन सा करेक्ट है। ठीक है, द एक्ट डेजिग्नेटेड द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड प्रोविंशियल गवर्नर एज कॉन्स्टिट्यूशनल नॉमिनल हेड्स ऑफ द स्टेट्स। ये मैंने आपको पहले बताया कि ये लोग नॉमिनल हेड रहेंगे, और ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल ही सही है दोस्तों। ठीक है, दूसरा देखिए, इट प्रोवाइडेड फॉर द गवर्नेंस अंडर द प्रोविजंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 स्ट्रिक्टली विदाउट एनी मॉडिफिकेशंस। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि इस एक्ट ने बात की थी कि जो इमीडिएट गवर्नेंस है वो जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अकॉर्डिंग चल सकता है, लेकिन इसमें चाहे तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इसमें जो भी परिवर्तन करना चाहे कर सकती है, या फिर पूरा का पूरा लॉ भी हटा सकती है, खत्म कर सकती है। ठीक है, तो स्ट्रिक्टली विदाउट एनी मॉडिफिकेशंस ये गलत है। जितनी मॉडिफिकेशन चाहे वो वहाँ की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कर सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, अब हम लोग गुलाम उनके थोड़ी हैं कि उनकी बात मानेंगे पूरी तरीके से। तो सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। थर्ड देखिए, इट प्रोवाइडेड दैट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली शुड आल्सो फंक्शन एज ए लेजिस्लेटिव बॉडी। ये बात बिल्कुल सही कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के दो फंक्शन थे, एक तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाना और एक डे टू डे मतलब लेजिस्लेशन का काम करना। तो थर्ड इज करेक्ट। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 1 and 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं दोस्तों। द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 क्रिएटेड द डबल गवर्नमेंट सिस्टम। देखिए, डबल गवर्नमेंट सिस्टम क्या है? डबल गवर्नमेंट सिस्टम इज दैट सिस्टम वेयर टू टाइप्स ऑफ फंक्शंस हैव नॉट ओनली बीन रिकॉग्नाइज्ड। टू टाइप्स ऑफ फंक्शन क्या हो गया? एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का फंक्शन और एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल का फंक्शन। ठीक है, तो रिकॉग्निशन तो हो गया था 1773 में, लेकिन ये दो बॉडी जो बना दिए गए थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये बनाए गए थे 1784 वाले एक्ट में। ठीक है, तो डबल गवर्नमेंट सिस्टम स्टार्ट होता है 1784 वाले एक्ट से। तो पहला स्टेटमेंट आपका क्या है? इनकरेक्ट है। ठीक है, दूसरा देखिए, द पिट्स इंडिया एक्ट 1784 मेड लॉर्ड कॉर्नवालिस एज द कमांडर इन चीफ अलॉन्ग विद द गवर्नर जनरल। तो दोस्तों देखिए, ये जो लॉर्ड कॉर्नवालिस है, ये वहाँ अमेरिका में जो अमेरिकन फ्रीडम है, अमेरिकन फ्रीडम मूवमेंट में ये हार गया था, और वहाँ पर ये ब्रिटेन की तरफ से सरेंडर किया था। ठीक है, फिर इसको बोला गया कि आओ तुम इंडिया में गवर्नर जनरल बनो। तो इसने कुछ कुछ शर्त रखे थे, उसमें से एक शर्त ये भी था कि मैं कमांडर इन चीफ भी बनूंगा। ठीक है, अब देखिए, कमांडर इन चीफ बनूंगा, और जो गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, ठीक है, उसमें मेरा वीटो होना चाहिए। ठीक है, ये सारी बात मानी गई थी इसके 1786 के एक्ट में। आपने देखा होगा लक्ष्मीकांत में दूसरे पन्ने पर ही 1784 वाले एक्ट के नीचे में छोटा सा एक एक्ट दिया है, 1786 वाला एक्ट। ठीक है, तो ये है कि कमांडर इन चीफ की पावर इसको प्रोवाइड की गई थी 1786 वाले एक्ट के द्वारा। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट भी क्या है आपका? इनकरेक्ट है। तो राइट आंसर हो गया 10th का डी, नीदर 1 नॉर 2 आर करेक्ट। द एक्ट ऑफ 1786 स्पेशल प्रिविलेज टू लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, क्या क्या था स्पेशल प्रिविलेज? कि कमांडर इन चीफ बना दिया जाएगा उसको। ठीक है, और वो वीटो कर सकता है अपने एग्जीक्यूटिव काउंसिल के किसी भी डिसीजन को। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं दोस्तों। विच ऑफ द प्रोविजंस आर करेक्ट रिगार्डिंग द मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स ईयर 1909। ठीक है,
इट इंट्रोड्यूस्ड बाई कैमरलिज्म इन, बिल्कुल गलत। बाई कैमरलिज्म जो है वो आती है, देख लीजिए, दो वर्ड्स को मैं आपको बता ही देता हूँ यहाँ पर। पहला तो गलत है वैसे, एक है डायरकी। डायरकी आएगी प्रोविंसेस में 1919 में, और डायरकी आएगी सेंटर में 1935 में। हालांकि ये रिकमेंड की जाएगी, ऑपरेशनलाइज नहीं हो पाएगी, ठीक है। फिर देखिए बाई कैमरलिज्म, ठीक है, बाई कैमरलिज्म आएगी सेंटर में 1919 में, और प्रोविंसेस में 1935 में, ठीक है। जस्ट इसका अपोजिट है दोस्तों, डायरकी और बाइकैमरलिज्म ऐसे अपोजिट है, आप ऐसे ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ तो 1919 से पहले कहीं पे भी बाइकैमरलिज्म आया ही नहीं है, तो पहला आपका बिल्कुल इनकरेक्ट है। फिर दूसरा देखिए, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर वाज गिवन टू द वाइसरॉय, ये भी बिल्कुल आपका इनकरेक्ट है दोस्तों। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर वाइसरॉय को मिल चुका था 1861 में ही, काफ़ी पहले मिल चुका है, ठीक है। फिर देखिए, देयर वाज ए सिस्टम ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शंस फॉर द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द काउंसिल्स, बिल्कुल सही बात है। मैंने आपको क्या बताया था, इलेक्शन के बारे में मैंने आपको बताया था कि इंट्रोड्यूस्ड इन 1892 बट वर्ड इलेक्शन वाज नॉट मेंशन्ड, ठीक है। इन 1909 इलेक्शन वाज कंडक्टेड बट इट वाज इनडायरेक्ट इलेक्शन, तो देखिए इनडायरेक्ट इलेक्शन, पार्लियामेंट्री फॉर्म्स, सी इज द करेक्ट स्टेटमेंट। डी देखिए, द एक्ट प्रीसीडेड द फॉर्मेशन ऑफ द मुस्लिम लीग, नो दोस्त, नहीं दोस्तों, मुस्लिम लीग वाज फाउंड इन 1905 ओनली, ठीक है। किसके द्वारा, नवाब सलीमुल्लाह ऑफ ढाका। इसके अलावा भी और भी कुछ लोग थे, बट इट वाज फॉर्म्ड इन 1905, हेंस ऑप्शन नंबर डी इज ऑल्सो इनकरेक्ट। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इन स्टेटमेंट्स को देखिए। द ऑफिस ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाज क्रिएटेड बिफोर द रिवॉल्ट ऑफ 1857, ये टोटली इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि 1858 में एक एक्ट आया था, ठीक है, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 बोला जा सकता है, हालांकि इसको बोला जाता है एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस, ठीक है। इस एक्ट के तहत ही क्या किया गया था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को क्रिएट किया गया था। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल गलत है। दूसरा स्टेटमेंट देखिए, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाज द मेंबर ऑफ द ब्रिटिश कैबिनेट एंड हेडेड द बोर्ड ऑफ कंट्रोल इन इंडिया, नहीं, ये दोस्तों बोर्ड ऑफ कंट्रोल इन इंडिया को ये हेड नहीं कर रहा था, ये ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर जरूर था, ठीक है, और ये रिस्पॉन्सिबल था वहां ब्रिटिश पार्लियामेंट को। और एक बात और है कि 1858 वाले एक्ट से देखिए 1784 वाले एक्ट में दो बॉडी बनाए गए थे। पहले से एक बॉडी था हालांकि, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, और एक एडिशनल बॉडी बना दी गई थी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इन दोनों को एबोलिश ही कर दिया गया दोस्तों 1858 में। तो जब बोर्ड ऑफ कंट्रोल रहा ही नहीं, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल को हेड क्यों करेगा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। तो दूसरा स्टेटमेंट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। तीसरा स्टेटमेंट देखिए, द ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाज एबोलिश्ड इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। मैंने आपको क्या बताया कि ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाज एबोलिश्ड बाय द एक्ट ऑफ 1947। हालांकि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का जो काउंसिल थी, जिसको कहते थे काउंसिल ऑफ इंडिया, उसको जरूर एबोलिश कर दी गई थी 1935 वाले एक्ट में। तो इस तरह से द माइन्यूट चीज़ें आपको पूरी तरीके से याद रखनी है, और इतनी बार ये रिपीट हो रहा है कि आई होप ये सारी चीज़ें आपको याद हो ही जाएंगी। 12th का राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द एबव आर करेक्ट। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। यहाँ क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज करना है दोस्तों। जैसे इंट्रोडक्शन ऑफ डायरेक्ट इलेक्शन, ईयर बता दीजिए 1919, एबोलिशन ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ईयर बता दीजिए 1858, सब कुछ आपको पता है। सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर द वीमेन, ये आपको नहीं पता है, बट ये आया था 1935 वाले एक्ट में। फाइनल सेटअप ऑफ फेडरल कोर्ट, देखिए फेडरल कोर्ट की बात की गई थी 1935 वाले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में, और इसको सेटअप किया गया था 1937 में। वर्नैकुलर प्रेस एक्ट किसके अंतर्गत आया था, ये लॉर्ड लिटन के अंतर्गत आया था, किस ईयर में, 1878 में, और इसको हटा दिया था किसने, 1881 में इसको हटा दिया था लॉर्ड रिपन ने, वर्नैकुलर प्रेस एक्ट को। फिर देखिए सबमिशन ऑफ रिपोर्ट बाय साइमन कमीशन, किस ईयर में, 1930 में, ठीक है।
तो अब आप इसको आराम से अरेंज कर सकते हैं। सबसे पहले ये होगा नंबर 2, सबसे पहले हो जाएगा नंबर 2, ठीक है। 2 के बाद क्या हो जाएगा, 2 के बाद हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 5, ठीक है। और 5 के बाद हो जाएगा 1878 के बाद हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 251, ठीक है। और 1 के बाद हो जाएगा आपका 1919 के बाद है 1930 यानी ऑप्शन नंबर 6। तो इस तरीके से ये सारे ईयर्स आपको याद ही हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2516 फिर 34, ठीक है। ये सारे ईयर्स आपको याद रहने चाहिए, क्योंकि क्या है, ये सिर्फ ईयर नहीं है, उस ईयर में कुछ और भी हुआ है। जैसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल को एबोलिश किया गया है, तो ये ईयर आपको इन जनरल नहीं याद रखना, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि 1857 वाले रिवॉल्ट के जस्ट बाद 1858 में एक गुड गवर्नेंस एक्ट आया था, और उस एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल को एबोलिश किया गया था। इसलिए आपको यह याद रखना है कि 1858 में बोर्ड ऑफ कंट्रोल को एबोलिश किया गया है, ठीक है। डायरेक्ट इलेक्शन आपको पता होना चाहिए कि मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म के अंतर्गत इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, इसलिए 1919 में ये हुआ था, इसलिए आपको याद रखना है, ठीक है। 1919 वाले एक्ट के बाद जो है कुछ महिलाओं ने सरोजिनी नायडू और भी जो वीमेन थी, ठीक है, उन लोगों ने अपील किया था ब्रिटिशर्स को सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर वीमेन के लिए, ठीक है। और जिसको एक्सेप्ट किया गया था अगले वाले एक्ट में, तो 1919 के बाद आया गया 1935 वाला एक्ट। फिर फेडरल कोर्ट की बात की गई 1935 वाले एक्ट में, तो चलिए एक आधा साल, ये चलो आपको नहीं भी पता है, बट ये पता होना चाहिए ना कि एक्ट आने के बाद उसके इंप्लीमेंटेशन में एक आधा साल लगेंगे, तो 1935 की बात होगा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट बिल्कुल आपको याद रखना है, 1878, और इसका जो गवर्नर जनरल है वो भी आपको याद रखना है, ठीक है। और साइमन कमीशन को फॉर्म किया गया है 1927 में, ठीक है, 1927 में इसको फॉर्म किया गया है। और साइमन कमीशन के रिपोर्ट के आधार पर 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस होंगे, जो कि 1930, 31 और 32 में होंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि इन तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के पहले और इसके फॉर्मेशन के बाद ही कहीं ना कहीं इसको ये इस अपना रिपोर्ट प्रेजेंट करेगी। तो आप इसको रफली 1928, 1929 ऐसे कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू हैव टू रिमेंबर। तो 13th का राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी 251634। आई क्वेश्चन नंबर 14th देखते हैं दोस्तों। यहाँ हम लोग को करेक्ट स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाई करने हैं। देखिए, डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट्स इनटू 3 लिस्ट, फेडरल, प्रोविंशियल एंड करंट, वेयर प्रोवाइडेड विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। मैंने ऊपर ही आपको एक बता दिया कि था कि फेडरल वर्ड सुनिएगा तो ज़्यादातर कोशिश करेगा 1935। तो 1935 वाला जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है उसमें ही थ्री लिस्ट बनाए गए थे, एक फेडरल लिस्ट, फिर एक प्रोविंशियल लिस्ट और एक कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। और इसके अलावा जो रेजिडुअरी पावर्स थे वो थे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास, ठीक है। और 2 लिस्ट की बात की गई है 1919 वाले एक्ट में, इसमें बात की गई थी सेंट्रल लिस्ट और प्रोविंशियल लिस्ट, ठीक है। और प्रोविंशियल लिस्ट को फिर से सब डिवाइड किया गया था ट्रांसफर सब्जेक्ट्स और रिजर्व सब्जेक्ट्स। तो 1919 में अगर बात करना है तो 2 में डिवीजन हुआ है, सेंट्रल लिस्ट और प्रोविंशियल लिस्ट में। इनफैक्ट सेंट्रल सब्जेक्ट्स को बोला गया था और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स बोला गया था, और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को फिर फर्दर सब डिवाइड किया गया ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स में और रिजर्व सब्जेक्ट्स में। क्यों? एज ए पार्ट ऑफ डायरकी इन प्रोविंसेस, ठीक है। होपफुली आपको ये सब कुछ याद होता जा रहा है। तो पहला स्टेटमेंट तो हो गया इनकरेक्ट। दूसरा देखिए, द प्रोविजन फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ए ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन वाज गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये भी बिल्कुल सही बात है। 3 टाइप के प्रोविंस सर्विस कमीशन बनाए गए थे 1935 वाले एक्ट के तहत, ठीक है। एक फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, एक प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन और एक ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। देखिए, तीनों चीज बनाए गए हैं 1935 वाले एक्ट के तहत, और 1919 वाले एक्ट के तहत बनाए गए थे आपका सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। तो ये फॉर्म किया गया था हालांकि 1926 में, ठीक है। और इसका रिकमेंडेशन था 1919 वाले एक्ट में। इसके बाद एक कमीशन सेट बनाया गया था, ली कमीशन। तो पहले 1919 वाले एक्ट में इसको रिकमेंड किया गया, फिर ली कमीशन ने बताया कि किस तरह से इसको फॉर्म करना चाहिए, फिर सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर्म किया गया 1926 वाले एक्ट के 1926 वाले ईयर में। तो 14th का राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 2 ओनली।
विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द मोस्ट अप्रोप्रिएट रिगार्डिंग द डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो देखिए इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट हम लोग को आइडेंटिफाई करना है विथ रिस्पेक्ट टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री। ठीक है, तो देखिए नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया इन 1947। देखिए दो डेट्स आपको याद ही रखने हैं कि नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट कब किया गया, तो ये किया गया था 22 जुलाई 1947 को। तो ये ऑब्वियस बात है, इंडिपेंडेंस से पहले की बात है। और नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग इसको अडॉप्ट किया गया था 24 जनवरी 1950 को, यानी रिपब्लिक डे के 2 दिन पहले, फर्स्ट रिपब्लिक डे के 2 दिन पहले। ठीक है, तो ये आपको पता रहना चाहिए कि जो नेशनल फ्लैग जो है वो आपका अडॉप्ट कर लिया गया है इंडिपेंडेंस के पहले। ठीक है, और नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग हालांकि ये अडॉप्ट किया गया है इंडिपेंडेंस के बाद, लेकिन फर्स्ट रिपब्लिक डे के पहले। बट डेट ही आप याद रखिए क्योंकि ये डेट एकदम इंपॉर्टेंट है। पहला स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है। दूसरा देखिए, 9th शेड्यूल वाज एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू डील विद द लॉज रिलेटिंग टू लैंड रिफॉर्म्स। बिल्कुल सही बात है, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट से ही 9th शेड्यूल ला दिया गया था और ये लैंड रिफॉर्म्स को इंप्लीमेंट करने के लिए ही लाया गया था। तो सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। थर्ड देखिए, द कॉन्करेंट लिस्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन बोरोड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। मैंने क्या बताया, ये 3 लिस्ट 1935 वाले एक्ट में लाए गए थे, फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो कॉन्करेंट लिस्ट को कहाँ से बोरो किया गया होगा, 1935 वाले एक्ट में, ना कि 1919 वाले एक्ट से। ठीक है, तो सी इज इनकरेक्ट। डी देखिए, द डिस्कशन ऑफ द थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लेड टू द साइनिंग ऑफ द पूना पैक्ट। ठीक है, तो देखिए दोस्तों ये जो है देखिए दूसरा सही है, पहला गलत है, ये भी गलत है। ठीक है, और थर्ड राउंड टेबल के डिस्कशन के कारण पूना पैक्ट नहीं साइन किया गया था। पूना पैक्ट साइन करना पड़ा था कम्युनल अवार्ड के कारण। कम्युनल अवार्ड दिया गया था बेस्ड ऑन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 2। हालांकि इस यहाँ पे बात इसकी नहीं है, कम्युनल अवार्ड के बेसिस पर जब जो डिप्रेस्ड क्लासेस हैं उनको प्रोवाइड कर दिया गया सेपरेट इलेक्टोरेट, तो महात्मा गांधी यरबड़ा जेल में क्या करने लगे, फास्ट अनटू डेथ, यानी आमरण अनशन पर वो बैठ गए। आमरण अनशन पर बैठ गए, तो जब उनको अंबेडकर जी मनाने गए तो फिर पूना पैक्ट साइन किया गया उन दोनों के बीच में। तो डी इज ऑल्सो इनकरेक्ट। 15th का बी इज द राइट आंसर। यहाँ पर हम लोग को इनकरेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है विथ रिस्पेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द लीगल डॉक्यूमेंट दैट इज डिवाइड ऑफ ए पॉलिटिकल फिलोसफी। दोस्तों इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पास क्या पॉलिटिकल फिलोसफी नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत है। इनफैक्ट 2-3 टाइप की फिलोसफी हैं, एक है मार्क्सिज्म, फिर गांधीज्म और फिर है लिबरलिज्म। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज है पॉलिटिकल फिलोसफी, फर्स्ट इज इनकरेक्ट। दूसरा देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स प्रेसिडेंस टू लिबरलिज्म ओवर सोशल जस्टिस। दिस इज रॉन्ग। लिबरलिज्म का मतलब क्या है, बेसिकली इक्वालिटी, राइट टू स्पीच एट्सेट्रा। बट क्या सोशल जस्टिस को के ऊपर इसको प्रेसिडेंस दिया गया है, तो नहीं दोस्तों। सोशल जस्टिस का अच्छा खासा स्थान है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, क्योंकि आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4, आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4, ये सब किस चीज़ की बात करता है, रिजर्वेशन की, विच इज नथिंग बट सोशल जस्टिस। तो ये हम लोग नहीं कह सकते हैं कि इट गिव्स प्रेसिडेंस टू लिबरलिज्म ओवर सोशल जस्टिस। तो 16th का इनकरेक्ट क्या हो गया, तो दोनों ही इनकरेक्ट हो गया, सी इज द राइट आंसर। आइए क्वेश्चन 17 देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डायरकी। तो डायरकी के बारे में स्टेटमेंट्स देखना है। पहला देखिए, इट इज़ द स्कीम ऑफ गवर्नेंस इंट्रोड्यूस्ड बाय द मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। अब आपको बिल्कुल अच्छे से पता है कि डायरकी इंट्रोड्यूस की गई है स्टेट्स में 1919 वाले एक्ट के तहत, जिसको बोला गया है मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स, ना कि मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। तो फर्स्ट इज इनकरेक्ट। दूसरा देखिए, इट डिस्टिंग्विशेस बिटवीन कॉमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शंस ऑफ द कंपनी। ये तो बहुत पुरानी बात है, कॉमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शंस ऑफ द कंपनी को डिस्टिंग्विश किया गया है 1773 वाले एक्ट में। ठीक है,
ये डायरकी का पार्ट नहीं है, इसको कहा गया है। और जब 1773 वाले एक्ट में इसको डिस्टिंग्विश किया गया, और फिर 1784 वाले एक्ट में इसके लिए दो बॉडी बना दी गई, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जिसमें से कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हालांकि पहले से है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम की एक न्यू बॉडी बना दी गई। और इसको डायरकी नहीं बोला गया, इसका एग्जैक्टली नेम था सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट, सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट। दिस इज नॉट डायरकी, तो 2 इज ऑल्सो रॉन्ग। थर्ड देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रिकमेंडेड फॉर एडॉप्शन ऑफ डायरकी एट सेंटर, बिल्कुल सही बात है। डायरकी एट प्रोविंसेस इंट्रोड्यूस की गई 1919 वाले एक्ट में, और डायरकी एट सेंटर इंट्रोड्यूस की गई 1935 वाले एक्ट में। हालांकि दिस वाज नॉट ऑपरेशनलाइज्ड, तो बट सी इज थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट क्योंकि रिकमेंड की गई थी। तो 17th का C3 ओनली इज द राइट आंसर। आइए दोस्तों 18th क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ भी हम लोग को करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। तो पहला देखिए, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 मेड लिमिटेड एंड इनडायरेक्ट प्रोविजन फॉर इलेक्शन टू फिल सम नॉन ऑफिशियल सीट्स। देखिए लिमिटेड एंड इनडायरेक्ट इलेक्शन, इनडायरेक्ट इलेक्शन 1909 याद है ना आपको, 1861 में क्या इसकी कोई बात भी हुई नहीं। इलेक्शन फर्स्ट टाइम हुआ है भले 1892 या 3 वाले एक्ट के तहत, लेकिन वहाँ पर इलेक्शन की बात ही नहीं की गई है। इन लिमिटेड एंड इनडायरेक्ट इलेक्शन की बात की गई है 1909 वाले एक्ट में। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, टोटली इनकरेक्ट। फिर दूसरा देखिए, सेपरेट इलेक्टोरेट वाज एक्सटेंडेड टू 6 इंडियन क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस एंड यूरोपियंस बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। दिस स्टेटमेंट इज टोटली करेक्ट। 1909 में दिया गया सेपरेट इलेक्टोरेट टू द मुस्लिम्स, और फिर इसको हर एक्ट में थोड़ा थोड़ा एक्सटेंड किया जाने लगा। 1919 वाले एक्ट में ये एक्सटेंड कर दिया गया टू द 6 इंडियन क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस एंड यूरोपियंस। फिर थर्ड देखिए स्टेटमेंट, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इंट्रोड्यूस्ड रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन द प्रोविंसेस। ये बिल्कुल आपका सही स्टेटमेंट है। 1919 वाले एक्ट में क्या किया गया था, डायरकी लाई थी, डायरकी एट प्रोविंसेस। डायरकी का क्या मतलब है कि कुछ सब्जेक्ट्स हैं रिजर्व सब्जेक्ट्स, कुछ सब्जेक्ट्स हैं ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स। ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स में क्या होगा कि वो सब्जेक्ट्स होंगे जिस पर जो इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो एक्ट बनाएगी। रिजर्व सब्जेक्ट्स में क्या होगा, जो गवर्नर जनरल और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल वो इसमें लॉ बनाएगी। और दोनों ही के ऊपर, मतलब चाहे एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाली बात हो यानी रिजर्व सब्जेक्ट्स की बात हो, या फिर ट्रांसपोर्ट सब्जेक्ट्स की बात हो, दोनों ही के ऊपर गवर्नर जो है वो प्रोविंसेस का वो क्या कर सकता है, वीटो कर सकता है। ठीक है, नहीं एसेंट देना ना देना उसके हाथ में है। तो ये चीज़ थी 1919 वाले एक्ट में। ठीक है, और इसी को रिवर्स कर दिया था 1935 वाले एक्ट में, जबकि प्रोविंसेस में क्या कर दी गई थी, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बना दी गई थी। यानी रिजर्व सब्जेक्ट्स और ट्रांसपोर्ट सब्जेक्ट्स खत्म, अब ऑल टू ऑल लॉ बनाए जाएंगे बाय द इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो 18th का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी 2 and 3 ओनली। आई क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं दोस्तों। यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 की बात की जा रही है और करेक्ट स्टेटमेंट उनमें से हम लोग को ढूंढना है। द एक्ट इंट्रोड्यूस्ड सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट इन इंडिया। तो देखिए आप खुद बताइए कि क्या ये स्टेटमेंट सही है। सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स प्लस बोर्ड ऑफ कंट्रोल इंट्रोड्यूस्ड इन 1784, abolished in 1758, abolished in 1758, सॉरी 1858। ठीक है, तो ये 1858 वाले एक्ट ने इसको इंट्रोड्यूस नहीं किया है। अब तो ये कंपनी का पावर ही खत्म हो गया पूरी तरीके से, कंपनी की अब कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि कंपनी का पूरा पावर अब हस्तांतरित हो गया है क्वीन को। ठीक है, वहाँ की जो किंगडम है, ब्रिटिश किंगडम को वो पावर ट्रांसफर कर दी गई है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के ये ऑफिस थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इसको एबोलिश करो, इसके जगह पर क्या बनाओ, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को कौन सपोर्ट करेगा, काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसमें कितने मेंबर रहेंगे, 15 मेंबर रहेंगे। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहाँ का मेंबर रहेगा, कैबिनेट, ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर रहेगा। इसीलिए किसको ये रिस्पॉन्सिबल रहेगा, ये रिस्पॉन्सिबल रहेगा टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। ठीक है, इस तरह से चीज़ों को याद रखिए। तो पहला स्टेटमेंट क्या है आपका, इनकरेक्ट है। फिर दूसरा स्टेटमेंट देखिए, इट क्रिएटेड अ न्यू ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, बिल्कुल सही बात है, सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। थर्ड देखिए, द एक्ट मेड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। देखिए ये काम पहले ही हो चुका है,
पहला गलत है, दूसरा सही, तीसरा देखिए गवर्नर जनरल ऑफ, गवर्नर वाला भी मैं आपको कहानी समझा देता हूँ। पहला है गलत, दूसरा है सही। गवर्नर 1773 वाले एक्ट में गवर्नर ऑफ बंगाल बनता है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और पहले वो इंसान है वॉरेन हेस्टिंग्स जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनते हैं। फिर देखिए 1833 वाले एक्ट में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन जाते हैं गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। और सबसे पहले ऐसे जो गवर्नर जनरल हैं उनका नाम है विलियम बेंटिक, विलियम बेंटिक। फिर 1858 वाले एक्ट में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन जाते हैं वायसरॉय, ठीक है। और ऐसे सबसे पहले जो इंसान है जो कि वायसरॉय हैं वो हैं लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। और फिर वायसरॉय ही चलते रहेगा 1947 तक। फिर पहला गलत, दूसरा से 1947 वाले एक्ट से वायसरॉय खत्म, फिर बना दिया जाएगा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और सबसे पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होंगे आपके लॉर्ड माउंटबेटन। ये ब्रिटिशर्स ही रहते हैं, पहले वायसरॉय रहते हैं, फिर ये गवर्नर जनरल बन जाते हैं, ठीक है। हालांकि इनको रिमूव करके कुछ समय तक फिर एक इंडियन गवर्नर जनरल भी बनाया जाता है, ठीक है। और बाद में ये पोस्ट ही खत्म कर दिया जाता है, बाद में बनाता है प्रेसिडेंट का पोस्ट। तो ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट देखिए, द एक्ट मेड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, दिस इज रॉन्ग। 1858 वाले एक्ट में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज मेड वायसरॉय, और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वाज मेड एज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन द 1833 एक्ट, और लॉर्ड विलियम बेंटिक बनेंगे पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो थर्ड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। राइट आंसर क्या होगा 19th का बी, ऑप्शन नंबर 2 ओनली। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट चार्टर एक्ट 1853। तो चार्टर एक्ट 1853 के बारे में बात कर लेते हैं। इट इंडेड द एक्टिविटीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एज ए कमर्शियल बॉडी एंड मेड इट अ प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। दोस्तों ये काम पहले ही हो चुका है, 1833 में ही हो चुका है। देखिए 1813 में क्या हुआ मैं बताता हूँ। 1813 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उसकी सारी मोनोपोली खत्म कर दी गई एक्सेप्ट ऑन टी एंड ट्रेड विथ चाइना। तो टी और ट्रेड विथ चाइना इसको छुड़ा करके उसकी सारी मोनोपोली खत्म कर दी गई। और 1833 वाले एक्ट में इसकी ऑल टू ऑल, ये टी ट्रेड विथ चाइना और इंटायरली उसकी जितनी भी मोनोपोली थी ऑन ट्रेड विथ ईस्ट वो सब कुछ खत्म कर दी गई। एंड इट वाज मेड, इसको कॉमर्शियल बॉडी ही खत्म कर दिया गया और इसको बना दिया गया प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, ठीक है। तो ये काम 1833 वाले एक्ट में ही हो गया है, ना कि 1853 वाले एक्ट में। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। दूसरा स्टेटमेंट देखिए, द एक्ट सेपरेटेड द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ द गवर्नर जनरल्स काउंसिल। तो दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही, मैंने आपको बोला भी था। देखिए पहला गलत, दूसरा सही, कि 1853 वाले एक्ट में क्या किया गया कि गवर्नर जनरल की काउंसिल को सेपरेट कर दिया गया दो विंग्स में। पहले से जो था एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल और एक बन गया लेजिस्लेटिव काउंसिल। और लेजिस्लेटिव काउंसिल में होंगे 6 मेंबर्स, और इस 6 मेंबर्स में से जो 4 मेंबर आएंगे वो सजेस्ट किए जाएंगे बाय द लोकल गवर्नर्स, ठीक है, यानी जो प्रोविंशियल गवर्नर्स हैं उनके द्वारा। तो दूसरा स्टेटमेंट आपका सही है। और 1861 वाले एक्ट के तहत सबसे पहले ये जो लेजिस्लेटिव विंग है उसके अंतर्गत इंडियंस को अलाउ किया जाएगा। हालांकि ये प्रोसेस होगा थ्रू नॉमिनेशन, ठीक है। 1909 वाले एक्ट के तहत एग्जीक्यूटिव जो विंग है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है उसमें इंडियन को अलाउ किया जाएगा। सबसे पहली बात इसमें सबसे पहले आएंगे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, एसपी सिन्हा विल बी द फर्स्ट मेंबर, फर्स्ट एग्जीक्यूटिव मेंबर, और वो होंगे लॉ मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। फिर 1909 वाले एक्ट में क्या किया जाएगा, इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में यहाँ तो है कि सबसे पहला एक इंडियन मेंबर को अलाउ कर दिया गया, ठीक है। 1919 वाले एक्ट के तहत क्या कर दिया जाएगा कि ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी नंबर ऑफ जो है इंडियन मेंबर्स उसको बढ़ा दिया जाएगा, टोटल 3 मेंबर्स कर दिया जाएगा, ठीक है। डोंट वरी अबाउट इट। अगर आपको ये बातें एक बार में याद नहीं हो रही है, इट विल बी रिपीटेड अगेन एंड यू विल रिमेंबर एवरी पॉइंट, ठीक है। तो पहला गलत है, दूसरा सही है, तीसरा देखिए, द एक्ट इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन इन इंडियन
सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, तो ये बात सही है कि लोकल रिप्रेजेंटेशन, देखिए ये इंडियन रिप्रेजेंटेशन मत इसको कंफ्यूज करेगा, इट इज लोकल रिप्रेजेंटेशन। लोकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब कि लोकल गवर्नर्स के द्वारा मेंबर्स भेजे जाएंगे। ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। तो 20 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 2 and 3 ओनली। देखिए जो 6 न्यू लेजिस्लेटिव मेंबर्स हैं गवर्नर जनरल की लेजिस्लेटिव काउंसिल के, उसमें से 4 जो हैं वो भेजे जाएंगे लोकल गवर्नमेंट्स ऑफ मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और आगरा के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर भी करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। द चार्टर एक्ट ऑफ 1853 वाज द फाइनल स्टेप टुवर्ड सेंट्रलाइजेशन इन ब्रिटिश इंडिया। मैंने क्या बताया सेंट्रलाइजेशन में? 1773 से सेंट्रलाइजेशन स्टार्ट होता है और 1833 जो है वो फाइनल स्टेप है सेंट्रलाइजेशन का। 1853 में सेंट्रलाइजेशन के बारे में कोई बात मत करो, यहाँ कुछ कोई भी नया कुछ नहीं किया गया है सेंट्रलाइजेशन या डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में। 1861 से स्टार्ट हो जाता है डिसेंट्रलाइजेशन। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1853 was the final step towards centralization, तो this statement will be wrong. चार्टर एक्ट ऑफ 1833 was the final step towards centralization, तो पहला स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। दूसरा देखिए, द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 provides the governor general of India with exclusive legislative powers for the entire ब्रिटिश इंडिया। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये क्या है, यही तो है सेंट्रलाइजेशन का पीक। ठीक है, क्योंकि अब क्या क्या गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो है वो उसके पास एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर है एंटायर ब्रिटिश इंडिया के, यानी कि जितने भी प्रोविंशियल गवर्नर्स थे उनका लेजिस्लेटिव फंक्शंस खत्म। अब सिर्फ जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है वो पूरे इंडिया के लिए लेजिस्लेशन का काम करेगा। तो 21 का ऑप्शन नंबर बी, 2 ओनली इज द करेक्ट आंसर। देखिए 1833 वाले एक्ट में क्या क्या हुआ, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को बना दिया गया, ये एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर हो गया इंटायर ब्रिटिश इंडिया का। ठीक है, और इसके पहले के जितने भी एक्ट्स थे उनको रेगुलेशंस कहा जाने लगा, और अब जितने भी एक्ट बनेंगे उनको कहा जाएगा एक्ट्स। ये भी एक बात याद रखिए। फिर देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो कमर्शियल बॉडी की तरह उसको खत्म कर दिया गया, इसको प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया गया दोस्तों 1833 वाले एक्ट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाई कैमरलिज्म एंड डायरेक्ट इलेक्शन। तो बाई कैमरलिज्म कहाँ पर आएगा सबसे पहली बार? सेंटर में। कौन से एक्ट के द्वारा? 1919 के द्वारा। और डायरेक्ट इलेक्शन भी कौन से एक्ट के द्वारा आएगा? 1919 के द्वारा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919। 1919 वाले एक्ट ने क्या किया था, तो दो टाइप के सब्जेक्ट बना दिए थे, एक सेंट्रल सब्जेक्ट्स और दूसरा प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स। लेकिन अगर ये देखिए सेंट्रल सब्जेक्ट्स और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स आए 1919 वाले एक्ट में, और फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट ये आएगा 1935 वाले एक्ट में। तो एकदम जो माइनर डिटेल्स हैं उसको आपको याद रख लेना है। ठीक है, आई क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। यहाँ 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट के बारे में बात किया जा रहा है दोस्तों। द प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन वाज इनिशिएटेड बाय दिस एक्ट। बिल्कुल सही बात है, कई बार बात हो गई कि 1773 से सेंट्रलाइजेशन बिगिंस, 1833 सेंट्रलाइजेशन एट इट्स पीक और 1861 सेंट्रलाइजेशन का रिवर्सल यानी डिसेंट्रलाइजेशन का बिगिनिंग। तो पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट देखिए, द एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ 3 न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल्स फॉर पंजाब, बंगाल एंड नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस। बिल्कुल सही बात है, डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ही क्या है कि अब नए नए लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनाए जा रहे हैं। कहाँ कहाँ पर? पंजाब में, बंगाल में और नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस में। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल आपका सही है। ठीक है, तो याद रखिएगा पंजाब का लेजिस्लेटिव काउंसिल, बंगाल का लेजिस्लेटिव काउंसिल और नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस का लेजिस्लेटिव काउंसिल कौन से एक्ट के द्वारा बनाया गया है? तो इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861 के द्वारा बनाया गया है। फिर देखिए, द पोर्टफोलियो सिस्टम वाज गिवन
गिवन रिकॉग्निशन बाय द एक्ट विच वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द लॉर्ड एल्गिन। दोस्तों ये आपको मैंने बताया कि पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था बाय लॉर्ड केनिंग इन 1859। इन 1859 और जिसको रिकॉग्नाइज कर लिया गया था इस एक्ट के द्वारा। तो लॉर्ड एल्गिन नहीं है, लॉर्ड केनिंग के द्वारा पोर्टफोलियो सिस्टम लाया गया है। तीसरा स्टेटमेंट क्या है आपका? इनकरेक्ट है। राइट आंसर हो गया 23rd का सी, 1 and 2 ओनली। आई क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। अंडर विच एक्ट द कंपनीज टेरिटरीज इन इंडिया वेर फॉर द फर्स्ट टाइम कॉल्ड द ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया। ठीक है, तो ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया कहा गया था दोस्तों 1784 के एक्ट के द्वारा। और इसी को मैनेज करने के लिए दो बॉडी बनाई गई थी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल। मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स पहले से एग्जिस्टिंग बॉडी थी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल वाज अ न्यू बॉडी दैट वाज क्रिएटेड एंड दीज वेर क्रिएटेड टू मैनेज कंपनीज टेरिटरीज इन इंडिया, ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया। ठीक है, तो ये काम किया गया था 1784 वाले एक्ट के द्वारा। तो 24th का राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। आइए देख लेते हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के बारे में थोड़ा सा। देखिए, कॉमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शंस ऑफ कंपनी को डिस्टिंग्विश किया गया था इस एक्ट के द्वारा। ठीक है, हालांकि डिस्टिंग्विश कर लिया गया था 1773 में ही। ठीक है, और इसके लिए दो बॉडी बना दी गई थी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ कंट्रोल 1784 में। फिर देखिए, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो मैनेज करेंगे कॉमर्शियल अफेयर्स, और न्यू बॉडी बोर्ड ऑफ कंट्रोल वो मैनेज करेगी पॉलिटिकल अफेयर्स। ठीक है, इस सिस्टम को कहा जाएगा सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट। ठीक है, फिर देखिए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है एम्पावर की गई है फॉर ऑल द ऑपरेशंस ऑफ सिविल एंड मिलिट्री गवर्नमेंट और रेवेन्यूज ऑफ द ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया। ठीक है, ब्रिटिश बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या करेगी? सारे सिविल, मिलिट्री और रेवेन्यू फंक्शंस देखेगी किसका? ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया का। ठीक है, तो इस एक्ट का सिग्निफिकेंस क्या क्या है कि कंपनीज टेरिटरीज को पहली बार कहा गया है ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया। फिर सुप्रीम कोर्ट कंट्रोल जो होगा कंपनीज अफेयर्स के ऊपर वो होगा ब्रिटिश गवर्नमेंट का। ठीक है, तो 24th का डी इज द राइट आंसर। आई क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। यहाँ भी करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है हम लोग को दोस्तों विथ रिस्पेक्ट टू साइमन कमीशन। ठीक है, तो साइमन कमीशन आपको पता है कि 1927 बनाई गई थी। ये क्यों बनाई गई थी? क्योंकि 1919 वाले एक्ट में ही एक प्रोविजन था कि हर 10 साल पर जो भी एक्ट के साथ साथ जो भी ग्रोथ होगा, इवोल्यूशन होगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का, उसके रिगार्डिंग ये एक कमीशन बनाई जाएगी। ठीक है, तो 10 साल से पहले ही इसको फॉर्म कर दिया गया था। ठीक है, तो अब चलिए इसने क्या क्या बात किया वो देखते हैं हम लोग। और ये देख लीजिए, इसमें एक भी इंडियन मेंबर नहीं था दोस्तों। ऑल टू ऑल 7 मेंबर्स जो थे वो थे यूरोपियन। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। तो इसने बात किया था एबोलिशन ऑफ डायरकी इन द प्रोविंसेस की। तो ठीक है, ये स्टेटमेंट तो क्या हो गया आपका? करेक्ट। ठीक है, हालांकि इसने प्रोविजन ऑफ डायरकी की भी बात की थी इन द सेंटर, बट वो छोड़ दीजिए। यहाँ बात करें एबोलिशन ऑफ डायरकी, तो इसको हम लोग मान लेते हैं कि ये इन द प्रोविंसेस की बात करें। पहला स्टेटमेंट हो गया आपका करेक्ट। दूसरा देखिए, एक्सटेंशन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन द प्रोविंसेस, बिल्कुल सही बात है। डायरकी हटा करके वहां क्या ले आओ? रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लाओ। कहां पर? प्रोविंसेस में। तो दूसरा भी सही है। फिर देखिए, एबोलिशन ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट्स, ऐसा किया ही नहीं जा सकता। कम्युनल इलेक्टोरेट्स को लोग बढ़ाते ही जा रहे थे दोस्तों। ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट तो क्या आपका इनकरेक्ट है। फिर फोर्थ देखिए, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड प्रिंसली स्टेट्स, इसकी बात की गई थी। ठीक है, फिर इसको 1935 वाले एक्ट में भी इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन ये ऑपरेशनलाइज नहीं हो पाया था। ये बात याद रखिएगा। तो फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया की बात कौन करेगा? साइमन कमीशन। कौन से एक्ट में उसको लाया जाएगा? 1935 वाले एक्ट में। बट क्या वो ऑपरेशनलाइज हो पाएगा? तो नहीं हो पाएगा। तो फोर्थ स्टेटमेंट भी आपका है करेक्ट। तो 1, 2 and 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 25th का डी इज द राइट आंसर।
देख लीजिए साइमन कमीशन के बारे में। 1930 में इसने अपना रिपोर्ट सबमिट कर दिया था। एबोलिशन ऑफ डायरकी इन प्रोविंसेस की बात करता है। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन द प्रोविंसेस की बात करता है। फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड प्रिंसली स्टेट्स की बात करता है। कंटिन्यूएशन ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट्स की बात करता है, ठीक है। और इसके बाद फिर ऑर्गेनाइज किए गए 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, फिर लाया गया व्हाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, और फिर लाया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। आई क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं दोस्तों। Which of the following act separated the legislative and executive functions of the Governor General Council? कितनी बार आपको बताया जाए कि ये है 1853 वाला एक्ट, ठीक है। सबसे पहले जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी जो फॉर्म की गई थी 1773 में, इसमें थी सिर्फ एग्जीक्यूटिव मेंबर्स। पहले थे 3 मेंबर्स, उसको बढ़ाकर कर दिया था 4 मेंबर्स, ठीक है। तो लेकिन एग्जीक्यूटिव मेंबर्स थे। फिर 1853 वाले एक्ट में क्या किया गया कि इसको 2 विंग बना दिया गया, एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल और एक लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। तो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को पहली बार सेपरेट किया गया था कौन से एक्ट में? ऑप्शन नंबर बी, चार्टर एक्ट ऑफ 1853 में। आइए देख लेते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1853 को एक नज़र में। तो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को पहली बार क्या किया गया? सेपरेट किया गया। 6 नए मेंबर्स लाए गए लेजिस्लेटिव विंग में, ठीक है। और ये सेपरेट गवर्नर जनरल की लेजिस्लेटिव काउंसिल इस्टेब्लिश की गई, ठीक है। और लेजिस्लेटिव विंग जो है वो धीरे धीरे मिनी पार्लियामेंट बन गया और आगे चल करके इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल का इसने रूप ले लिया, ठीक है। और ठीक है, सबसे पहले ओपन कंपटीशन सिस्टम भी ले आया गया फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट्स, ठीक है। और इसके लिए जो है एक कमीशन फॉर्म किया गया था दोस्तों, ठीक है, कमिटी ऑन इंडियन सिविल सर्विसेज, जो कि था मैकॉले के अंदर, ठीक है। और इस कमेटी को अपॉइंट किया गया था 1854 में। ये किस लिए? ये जो सिविल सर्वेंट्स के लिए ओपन कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया जाएगा, तो कैसे किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, इसके लिए कमेटी बनाई गई थी और जिसको हेड किया था लॉर्ड मैकॉले ने। क्वेश्चन 27 देखते हैं दोस्तों। विथ रिस्पेक्ट टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो आइए देखते हैं। द एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही बात है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। इसको प्रोविजन था 1935 वाले एक्ट में और इसको फॉर्मेशन किया गया था 1937 में। तो पहला स्टेटमेंट सही है। द रेजिडुअरी पावर्स वेर गिवन टू द प्रिंसली स्टेट्स। तो दोस्तों ये बात कई बार हो गई कि रेजिडुअरी पावर्स जो है प्रिंसली स्टेट्स को नहीं दी जाएगी, रेजिडुअरी पावर्स दी जाएगी देखिए 3 लिस्ट बनाई जाएगी, फेडरल लिस्ट और प्रोविंशियल लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, और रेजिडुअरी पावर्स रहेगी गवर्नर जनरल के पास, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास। तो प्रिंसली स्टेट्स के पास नहीं रहेगी रेजिडुअरी पावर्स। तो सेकंड इज इनकरेक्ट। तो 27 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, 1 ओनली। हाँ, रेजिडुअरी पावर्स किसके पास रहेगी दोस्तों? वायसरॉय के पास। सॉरी, गवर्नर जनरल बोल दिया था, बट आप समझ सकते हैं कि उस टाइम गवर्नर जनरल नहीं होते थे, वायसरॉय ही होते थे, ठीक है। और प्रिंसली स्टेट इसको ज्वाइन ही नहीं किए थे, ठीक है, इसलिए फेडरेशन बन ही नहीं पाया था वैसे तो बाकी सही है। अब फेडरल कोर्ट के भी सेटअप की बात की गई थी 1937 में। फेडरल जहां भी है ज़्यादातर 1935 वाला एक्ट, ये बात आप याद रखना। 28 क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। Which of the following acts for the first time recognize the political and administrative functions of the East India Company? तो देखिए, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को रिकॉग्नाइज करने की बात है, ठीक है। तो रिकॉग्नाइज किया था 1773 वाले एक्ट ने। और कॉमर्शियल एंड आपका एडमिनिस्ट्रेटिव, पॉलिटिकल और मिलिट्री फंक्शंस, इसको सेपरेट करने के लिए 2 बॉडी बना दी थी, यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ये 2 बॉडी बनी थी 1984 वाले एक्ट में। और रिकॉग्नाइज की बात का अगर कहा जाएगा पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन को, तो हमेशा याद रखिएगा 1773 वाले एक्ट में ही रिकॉग्नाइज कर लिया गया और फिर उसके लिए 2 बॉडी बनाई गई थी जस्ट अगले वाले एक्ट में 1784 वाले एक्ट में, ठीक है, जिसको पिट्स इंडिया एक्ट भी बोलते हैं। तो 28th का ए इज द राइट आंसर। एक बार 1773 वाले एक्ट के बारे में देख लीजिए।
ये फर्स्ट स्टेप था और बाई विच ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज कंट्रोल्ड, यानी सेंट्रलाइजेशन का पहला स्टेप था ये, ठीक है। फिर पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस ऑफ द कंपनी को रिकॉग्नाइज किया गया था फर्स्ट टाइम। फिर देखिए सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का फाउंडेशन यहीं से ले डाउन किया गया था, ठीक है। गवर्नर ऑफ बंगाल को बना दिया गया था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हो जाएंगे वॉरेन हेस्टिंग्स। एग्जीक्यूटिव काउंसिल उसको दे दिया गया था 4 मेंबर्स का, ठीक है, इस गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को। फिर गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास जो है वो उसको इसके नीचे कर दिया गया था, वॉरेन हेस्टिंग्स के नीचे, यानी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के नीचे आ गए गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड गवर्नर ऑफ मद्रास, ठीक है। तो ये लोग इसके नीचे आ गए थे 1773 वाले एक्ट से ही। और 1833 वाले एक्ट तक क्या हुआ कि इनका लेजिस्लेटिव फंक्शन खत्म ही हो गया। अब गवर्नर ऑफ बॉम्बे और गवर्नर ऑफ मद्रास ये सब कोई लेजिस्लेटिव फंक्शन नहीं बचा। लेजिस्लेटिव फंक्शन पूरे इंडिया का किसके अंदर आ गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंदर, जिसका नया नाम कर दिया गया था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। कौन से एक्ट में, 1833 वाले एक्ट में। एकदम अच्छे से इन सभी चीज़ों को याद कर लीजिए, होपफुली अब आपको सारी चीज़ें याद भी हो रही होंगी। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं दोस्तों। देखिए, अंडर विच एक्ट द सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट वाज इंडेड बाय एबोलिशन ऑफ द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल। देखिए, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिएटेड बाय द 1784 एक्ट, एबोलिश्ड बाय द 1858 एक्ट। क्या आपको अब ये याद नहीं है? तो 29 का बी इज द राइट आंसर। देखिए 1858 वाले एक्ट को एक बार देख लीजिए। 1858 वाला एक्ट आ गया था फर्स्ट वॉर या फिर सिपॉय म्यूटिनी के बाद। ईस्ट इंडिया कंपनी को एबोलिश कर दिया गया, इसके पावर को ट्रांसफर कर दिया गया ब्रिटिश क्राउन को। इस एक्ट को कहा गया था एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। गवर्नर जनरल का नया नाम कर दिया गया वायसरॉय ऑफ इंडिया, ठीक है। सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को एबोलिश कर दिया गया। नया ऑफिस क्रिएट किया गया सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, ठीक है, और जो कि रिस्पॉन्सिबल रहेगा ब्रिटिश पार्लियामेंट को। इसको सपोर्ट करने के लिए, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को सपोर्ट करने के लिए एक रिकमेंडिंग बॉडी थी जिसका नाम था काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसमें रहेंगे 15 मेंबर। चेयरमैन इस काउंसिल का रहेगा कौन, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ठीक है। और चलिए ठीक है, बाकी सारा अब पता है आपको। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं दोस्तों। अंडर विच एक्ट द ऑफिस ऑफ वायसरॉय वॉज एबोलिश्ड। तो ऑफिस ऑफ वायसरॉय कब एबोलिश होगा, इंडिया के इंडिपेंडेंस के साथ, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947, ऑप्शन नंबर डी। आइए देखिए दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947 को एक नज़र में देख लेते हैं। तो ब्रिटिश रूल इन इंडिया को एंड कर दिया गया, इंडिया को डिक्लेयर कर दिया गया इंडिपेंडेंट एंड सोवरेन स्टेट फ्रॉम अगस्त 15, 1947 विच इज आवर इंडिपेंडेंस डे। पार्टीशन कर दिया गया इंडिया पाकिस्तान का। ऑफिस ऑफ वायसरॉय को एबोलिश कर दिया गया, ठीक है। फिर ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को भी एबोलिश कर दिया गया और नया ऑफिस क्रिएट कर दिया गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर कॉमनवेल्थ अफेयर्स। फिर ब्रिटिश पैरामाउंटेंसी को भी लैप्स कर दिया गया, ठीक है। तो 30 का डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं दोस्तों। तो देखिए 1947 में जो गवर्नमेंट बनी थी उसके पोर्टफोलियो क्या कहते हैं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास पोर्टफोलियो था होम अफेयर्स का, इसके अलावा इनके पास पोर्टफोलियो था इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग का, तो 1 इज करेक्ट। फिर देखिए जो जॉन मथाई थे उनके पास किसका पोर्टफोलियो था, तो जॉन मथाई के पास साइंटिफिक रिसर्च का पोर्टफोलियो नहीं था, जॉन मथाई के पास पोर्टफोलियो था दोस्तों रेलवेज का, ठीक है। तो 2 इज इनकरेक्ट। फिर देखिए राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा पोर्टफोलियो था, तो राजेंद्र प्रसाद के पास एजुकेशन का पोर्टफोलियो नहीं था, इनके पास पोर्टफोलियो था दोस्तों फूड एंड एग्रीकल्चर का, ठीक है। फिर एजुकेशन का पोर्टफोलियो किसके पास था, ये सोचिए। एजुकेशन का पोर्टफोलियो था मौलाना अबुल कलाम के पास, मौलाना अबुल कलाम के पास, ठीक है। उसके बाद ये बी आर अम्बेडकर के पास था पोर्टफोलियो ऑफ लॉ। फिर एक थे आर के शानमुगाम चट्टी, उनके पास पोर्टफोलियो था फाइनेंस का।
उसके बाद जवाहरलाल नेहरू थे, वो तो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर तो थे ही, उसके अलावा उनके पास एक्सटर्नल अफेयर्स का पोर्टफोलियो था और साइंटिफिक रिसर्च ये वाला भी जो है ना उन्हीं के पास था। ठीक है, आई क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। डोंट ट्राई टू रिमेंबर एवरीथिंग, आई एम टेलिंग यू बाय रिपीटेशन यू विल रिमेंबर एवरीथिंग, बट आपको बहुत ज़्यादा कोशिश नहीं करना, जस्ट फोकस ऑन व्हाट आई एम सेइंग। क्वेश्चन 32 देखते हैं दोस्तों। विथ रेफरेंस टू इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1919, ठीक है, 1919 वाले एक्ट के रिस्पेक्ट में करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। तो पहला स्टेटमेंट देखिए, बाई कैमरलिज्म एंड डायरेक्ट इलेक्शंस वेर इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री। बिल्कुल सही बात है। डायरेक्ट इलेक्शंस तो देखिए, इलेक्शन आपको पता है कि 1893 में इसको क्या किया गया, फर्स्ट टाइम इलेक्शन हुआ, बट वर्ड इलेक्शन मेंशन नहीं किया गया। 1909 में क्या हुआ, फर्स्ट टाइम इलेक्शन हुआ जिसको कहेंगे हम लोग इनडायरेक्ट इलेक्शन, फर्स्ट टाइम इनडायरेक्ट इलेक्शन। 1919 वाले एक्ट में क्या हुआ, फर्स्ट टाइम डायरेक्ट इलेक्शन। ठीक है, और इस एक्ट के तहत बाई कैमरलिज्म भी आया था, कहाँ पर, सेंटर में। ठीक है, और प्रोविंसेस में क्या आया था, डायरकी। 1935 में क्या आएगा, 1935 में आएगा प्रोविंसेस में बाई कैमरलिज्म और सेंटर में क्या आएगा, डायरकी। ठीक है, तो इस तरह से सब कुछ याद रखिए। पहला स्टेटमेंट क्या है आपका, करेक्ट है। फिर दूसरा स्टेटमेंट देखिए, ए न्यू ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया वाज क्रिएटेड इन लंदन। ये तो बिल्कुल गलत है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को क्रिएट किया गया था 1858 वाले एक्ट में। ये तो अब आपको अच्छे से पता है। हाँ देखिए, 1919 वाले एक्ट ने एक नया ऑफिस क्रिएट किया था, उसका नाम है ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर। तो दूसरा स्टेटमेंट तो क्या है आपका, इनकरेक्ट है। 1919 वाले एक्ट में नया ऑफिस कौन सा क्रिएट होगा, ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया इन लंदन। फिर तीसरा देखिए, द सेंट्रल कंट्रोल ओवर द प्रोविंसेस वाज रिलैक्स्ड बाय डिमार्केटिंग एंड सेपरेटिंग द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स। तो देखिए, ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है कि सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स जो हैं वो डिमार्केट कर दिए थे 1919 वाले एक्ट में ही। और सब्जेक्ट्स की बात की जाए तो 1935 वाले एक्ट में 3 टाइप की लिस्ट बना दी गई थी, जिसका नाम था फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। इसके अलावा जो रेजिडुअरी पावर होगी वो होगी गवर्नर के पास। ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट सही है। सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स का डिमार्केशन हो गया था 1919 वाले एक्ट में, और उसमें से प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स का फर्दर डिमार्केशन किया गया था इन द रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स एंड ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स। क्यों, क्योंकि स्टेट्स में यानी प्रोविंसेस में क्या इंट्रोड्यूस कर दी गई थी, डायरकी। तो 32 का बी विल बी द राइट आंसर, 1 and 3 ओनली। तो देख लीजिए, नथिंग इज लेफ्ट। ठीक है, क्वेश्चन 33 देखते हैं दोस्तों। अंडर विच एक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम द इंडियंस वेर एसोसिएटेड विद द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वायसरॉय एंड गवर्नर्स। तो ये मैंने आपको बता दिया था कि इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 के तहत जो है सबसे पहले एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंडियन मेंबर्स को अलाउ किया गया था। ठीक है, जिसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म से बोलते हैं। ठीक है, और सबसे पहले जो मेंबर थे उनका नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, और इनको एग्जीक्यूटिव काउंसिल में रखा गया था एज ए लॉ मेंबर। ठीक है, और इस एक्ट में क्या हुआ था, इस एक्ट में आया था सेपरेट इलेक्टोरेट भी आया था, सेपरेट इलेक्टोरेट आया था किसके लिए, ओनली फॉर मुस्लिम्स। ठीक है, और इसीलिए सेपरेट इलेक्टोरेट चूंकि मुस्लिम्स के लिए लाया गया था, इसीलिए लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है फादर ऑफ कम्युनलिज्म। ठीक है, या फिर फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट्स। फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट्स इन इंडिया किसको कहा जाएगा, लॉर्ड मिंटो को। तो 33 का सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं दोस्तों। विथ रेफरेंस टू रेगुलेटिंग एक्ट 1773, करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। बिफोर इनएक्टमेंट ऑफ दिस एक्ट द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस ऑफ द कंपनी वाज नॉट रिकॉग्नाइज्ड। तो ये बात सही है कि 1773 वाले एक्ट ने ही क्या किया था
कि कंपनी के पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस, दोनों टाइप के फंक्शंस को रिकॉग्नाइज किया था। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है कि इस एक्ट के पहले पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस एक्ट कंपनी के रिकॉग्नाइज नहीं किए जाते थे। ठीक है, फिर दूसरा देखिए, द एक्ट प्रोहिबिटेड द सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी फ्रॉम इंगेजिंग इन ऑल प्राइवेट ट्रेड। तो प्राइवेट ट्रेड, फिर रिश्वत लेना, इन सभी चीज़ों से क्या कर दिया था, बैन कर दिया था सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी को। दूसरा भी सही है। फिर देखिए, द एक्ट हैज मेड गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास सेपरेट फ्रॉम द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। देखिए ये गलत है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पहले देखिए, पहला सही है, दूसरा सही है। पहले था गवर्नर ऑफ बंगाल, 1773 वाले एक्ट में गवर्नर ऑफ बंगाल बन गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के सबऑर्डिनेट हो गए कौन, गवर्नर ऑफ बॉम्बे और गवर्नर ऑफ मद्रास। इसका मतलब ये नहीं कि उसको सेपरेट कर दिया गया फ्रॉम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, इनफैक्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के ही अंदर आ गए अब ये लोग। ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट तो क्या होगा आपका, इनकरेक्ट हो गया। तो 34th का राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 1 and 2 ओनली। आइए थोड़ा देख लीजिए। तो ग्रेटर कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस दे दिया गया था 1773 वाले एक्ट को। क्या क्या हुआ था इसमें, सबसे पहली बार पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस ऑफ द कंपनी को रिकॉग्नाइज किया गया था। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का नींव यहीं से रखा गया था। ठीक है, गवर्नर ऑफ बंगाल को बना दिया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, उसको दे दी गई 4 मेंबर की एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ठीक है, उसके अलावा देख लीजिए, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स हो गए पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे और मद्रास हो गए उसके सबऑर्डिनेट, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के हो गए सबऑर्डिनेट। ठीक है, एक सुप्रीम कोर्ट के भी इस्टेब्लिशमेंट की बात की गई थी, जिसको कि 1774 में इस्टेब्लिश किया गया। पहले सुप्रीम कोर्ट जज हो गए एलिजा इम्पे। जो सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी थे वो प्राइवेट ट्रेड नहीं कर सकते थे, और जो लोकल रूलर्स थे उनसे रिश्वत भी नहीं ले सकते थे। देखिए इसके लिए भी लॉ बनाना पड़ रहा है कि आप लोग रिश्वत नहीं ले सकते हैं, मतलब कमाल की उन लोग हर बात पर ही लॉ बनाते थे दोस्तों। ठीक है, वहीं से इंडिया में भी ये सिस्टम आ गया कि हर बात पर लॉ बनाओ और फिर लॉज को ब्रेक करो। ठीक है, फिर उसको कोर्ट में घसीटो और कोर्ट में 5 करोड़ से ज़्यादा केसेस पेंडिंग होते जाएंगे। देखिए क्वेश्चन 35 देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के बारे में स्टेटमेंट्स देखिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 हैज एंडेड द सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट बाय एबोलिशिंग द बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। बिल्कुल सही बात है, ये तो कई बार आपको बता दिया कि 1858 वाले एक्ट ने क्या किया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स दोनों को एबोलिश कर दिया क्योंकि ये दोनों किसके पार्ट थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के। ईस्ट इंडिया कंपनी को ही एबोलिश कर दिया गया था, इसीलिए ये दोनों भी स्वतः ही एबोलिश हो गए दोस्तों। तो पहला स्टेटमेंट तो क्या है आपका, करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट देखिए, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 एस्टैब्लिश्ड अ 15 मेंबर काउंसिल ऑफ इंडिया। यहाँ तक सही है। एंड द डिसीजंस मेड बाय द काउंसिल आर बाइंडिंग। बाइंडिंग नहीं, पहले तो आर नहीं होगा, वाज होगा, वेयर होगा, सॉरी वेयर बाउंडिंग। ठीक है, बाइंडिंग नहीं थे दोस्तों इसके डिसीजन थे रिकमेंडेटरी। ठीक है, क्योंकि ये असिस्ट करने के लिए था, किसको, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को। काउंसिल ऑफ इंडिया असिस्ट करेगा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को, तो असिस्ट करेगा तो ये क्या करेगा, अपने एडवाइस देगा, रिकमेंड करेगा, ना कि उसका डिसीजन बाइंडिंग हो जाएगा। तो सेकंड स्टेटमेंट तो क्या होगा आपका, इनकरेक्ट हो गया। तो 35th का ए 1 ओनली इज द करेक्ट आंसर। सो देख लीजिए सब कुछ डिस्कस हो गया वैसे तो। आइए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। 1919 वाले एक्ट के बारे में बात की जा रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ठीक है, तो द एक्ट इंट्रोड्यूस्ड अ सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मुस्लिम। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मुस्लिम किस में आया था, 1909 वाले एक्ट में ही आ गया था दोस्तों। तो इसने इंट्रोड्यूस नहीं किया था सेपरेट इलेक्टोरेट को, सेपरेट इलेक्टोरेट इंट्रोड्यूस हो गया था 1909 में। इसने एक्सटेंड कर दिया था इसको यूरोपियंस के लिए, इंडियन क्रिश्चियंस के लिए एटसेट्रा। तो बट पहला स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है। मुस्लिम्स को सबसे पहली बार सेपरेट इलेक्टोरेट जो मिला वो मिला 1909 वाले एक्ट के द्वारा। तो पहला स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। देखिए, इट डिवाइडेड द प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स इनटू 2 पार्ट्स, ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व। दिस इज करेक्ट, क्योंकि 1919 वाले एक्ट से एसोसिएटेड है टर्म कौन सा, डायरकी। डायरकी का मतलब
रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स एंड ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स। रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स जिसमें डिसीजन लेगी गवर्नर जनरल प्लस उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स जिसमें डिसीजन लेंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल जो इलेक्टेड बॉडी है, ठीक है। तो सेकेंड इज करेक्ट। थर्ड देखिए, इट रिजर्व्ड 3 of 6 मेंबर्स फॉर इंडियन इन वायसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ये स्टेटमेंट दोस्तों आपका बिल्कुल सही है। देखिए पहला गलत है, दूसरा सही, तीसरा देखिए एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है, दो विंग बन गए थे, आपको पता है कौन से एक्ट से, 1853 वाले एक्ट से। उसमें थी एक थी एग्जीक्यूटिव काउंसिल और एक थी लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल में तो इंडियन मेंबर्स का इलेक्शन हो, मतलब इंडियन मेंबर्स आना शुरू हो गए थे 1861 से ही, ठीक है। लेकिन एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पहली बार इंडियन मेंबर आए 1909 में। पहला मेंबर का नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। बट वहां पर यह था कि सिर्फ किसी इंडियन को स्थान दिया जा सकता है और एक को दे दिया गया था। लेकिन 1919 वाले एक्ट में क्या कहा गया कि टोटल वायसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में टोटल 3 लोग इंडियन रहेंगे, ठीक है। टोटल 3 लोग इंडियन रहेंगे। एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी 3 out of 6 मेंबर्स जो रहेंगे वो इंडियंस रहेंगे। तो थर्ड इज ऑल्सो करेक्ट। तो 36 का C 2 and 3 ओनली इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों ये सेशन देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने ये पूरा वीडियो देखा है तो मैं आपसे एक कमेंट की इच्छा रखता हूँ। कमेंट में मुझे ये बताइए कि क्या आपको ये सेशन अच्छा लगा और जो मैंने प्रॉमिस किया था इन द बिगिनिंग ऑफ द वीडियो, क्या आपको लगता है कि मैंने वो प्रॉमिस फुलफिल किया है? क्या इवन दो आपको बहुत सारी चीज़ें पहले से याद नहीं थी तो इस सेशन को देखने के बाद जो 1853 वाला एक्ट, 1858 एक्ट, 1773, 1784, 1786, ठीक है, फिर आपका 1893 वाला एक्ट, 1861 वाला एक्ट, 1909, 1919, 1935, 1947, इन सभी एक्ट्स के रिगार्डिंग जितने भी माइक्रो प्रोविजंस हैं, क्या वो सभी आपको याद नहीं हो गए? अगर ऐसा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए। एंड यू हैव टू शेयर दिस वीडियो, दिस इज योर ड्यूटी। यू हैव टू शेयर दिस वीडियो एज ए ड्यूटी ऑन व्हाट्सएप, टेलीग्राम, जहाँ भी आपको हो सके उसको शेयर करिए सो दैट मोर एंड मोर स्टूडेंट्स कैन बेनिफिट आउट ऑफ दिस। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे एक नए वीडियो में।